अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का न्यू एडिशन है उसके पोम सेक्शन के जो पोम है डोंट गेट उसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इसकी समरी, थीम्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से उस वीडियो को जो है भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो आप इस एक्सरसाइज को कवर करने में ईजिली हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। इसमें हमें पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी एंड द कॉलम सी। कॉलम ए में जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं रिलेटेड टू पोम जो हमारे पोम से लिए गए हैं। कॉलम बी में जो है हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दी गई है और हमें जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फाइंड करनी है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक तो वर्ड्स की जो ओरिजिनल मीनिंग होती है, लेकिन एक जो है कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो वर्ड्स की मीनिंग निकलती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो हमें एक्सर्प्ट दिया गया होता है या जो भी हमारे पास रीडिंग मटेरियल होता है या कोई भी राइटिंग मटेरियल, तो उसमें जो हमारे वर्ड्स यूज हुए गए होते हैं तो उन वर्ड्स को क्या लाइन क्या मीनिंग बन रही होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कॉलम सी में हमें जो है राइट मीनिंग के जो है उसका आंसर्स लिखने हैं। सो मूव करते हैं कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। कॉलम ए में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ट्रज, क्वाइट, क्वेयर। ये तमाम वर्ड्स जो हमें कहाँ से लिए गए हैं, हमारी पोम के थ्रू। सो फर्स्ट वन है ट्रज। ट्रज का मीनिंग क्या है? टू वॉक स्लोली। ठीक है, एंड द क्विट, क्विट मीन टू स्टॉप। एंड द क्वेयर, क्वेयर जो है इसका मीनिंग क्या होगा? स्ट्रेंज। एंड द पेस, पेस हम किसको कहेंगे? स्पीड को कहेंगे। ये हमारी जो मीनिंग्स हैं वो रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग है। ठीक है, स्टक मीन्स caught and the tint is shade, sigh a long deep breath। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द मीनिंग कि हमें जो ये वर्ड्स दिए गए थे इनके जो हमें जंबल अप मीनिंग्स दी गई थी और हमने उसको जो है करेक्ट आंसर में लिखना था। तो अगर यहाँ से आपको हमने जो इस ब्लॉक में जो इनके जो है करेक्ट आंसर्स को लिखा है। ठीक है, ट्रज का जो अगर हम मीनिंग देखें तो वो डी पे है हमें, तो हमें डी पे पता चल जाएगा डी पे हमारा क्या वर्ड है? टू वॉक स्लोली। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो सही वर्ड हैं, सही मीनिंग्स हैं वो लिखनी है। ट्रज का मीनिंग कहाँ पर है? डी पर है, तो हमने डी लिखा है यहाँ पर। क्विट की मीनिंग कहाँ पर है? ई पर है, तो हमने यहाँ पर ई लिखा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2, रीड द पोम अगेन एंड एनसर्कल द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं पोम से रिलेटेड, हमने पोम पढ़नी है और उसके बाद जो है राइट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। द फिगर ऑफ स्पीच इन द सिल्वर टेंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट इज, हमें फिगर स्पीच बतानी है कि इस लाइन के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो वो हमारी जो फिगर स्पीच है वो क्या है? मेटाफर। ठीक है, और इसके जो एक्सप्लेनेशन हमें आगे एक्सरसाइज दी गई है तो हम उसमें जो है इसको एक्सप्लेन, मैं आपको इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो तमाम स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, when things seems worse we should run away, take some other way, stop moving ahead and stick to them। so right answer is stick to them। You might succeed with another blow means continue the struggle, and the struggler learns too late that he was close to his history। ठीक है, हमने ये समरी में जो है बहुत डिटेल में इनको कवर किया है तो हमें जो इजीली जो है आंसर इसके पता चल जाएंगे। तो आपने जो है समरी को भी ज़रूर देखना है। ठीक है, the moral of the poem is that we should face challenges of life, run away from the hardship of life, इंजॉय सक्सेस एंड ओनली थिंक पॉजिटिवली। ठीक है, तो हमें चैलेंजेस जो है लाइफ के वो भी फेस करने आने चाहिए। और इसमें जो एक और अप्रोप्रिएट आंसर है लग रहा है वो ये है कि ओनली थिंक पॉजिटिवली, कि हमें जो है पॉजिटिव थिंक करना है कि हमने जो है कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। ये जो है हमारी पोम की लाइन है, तो राइट आंसर हार्डेस्ट हिट है। द फ्रेज गोल्डन क्राउन मीन्स इज विक्ट्री। ठीक है, in the first stanza of the poem the words I symbolize regret। ठीक है,
सो दिस ये हमारे राइट ऑप्शंस थे। अब हम जो है एक्सरसाइज 3 की तरफ मूव करते हैं। आपने जो है पोम को पढ़ना है और उसको पैराफ्रेज करना है अपना सिंपल वर्ड्स में। पैराफ्रेज हम किसे कहते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगा और जो हमें दिया गया होता है, आपकी बुक्स में ले लें या फिर जिस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट की जो है समरी लिखते हैं, वो अपने वर्ड्स में, तो ये आपका पैराफ्रेज हो गया, ठीक है? तो पैराफ्रेज को जो आप ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दें या अपनी तरफ से जो है उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो है सेम चीज़ लिखें कि आपका जो मीनिंग बन रही हो वो टेक्स्ट से रिलेटेड ही हो, ठीक है? लेकिन उसके जो वर्ड्स हों वो चेंज हो जाएँ, ठीक है? सो इसमें हमें डोंट क्विट पोम को पैराफ्रेज करना है। आप भी जो है ट्राई कीजिएगा और अपने-अपने जो है बिकॉज़ आपको जो ये एक्सरसाइज़ दी गई है उसमें क्या करना है कि आपने जो पैराफ्रेज़ करनी है और आपने जो अपने क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करनी है, ठीक है? सो डोंट क्विट एक जो हमने प्रेफ़रेंस की है वो क्या है, डोंट क्विट इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम दैट टॉक्स अबाउट द परसेवरेंस। इट अर्क्स द रीडर टू कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट बिकॉज़ यू नेवर नो व्हिच ब्लो बाय द हैमर may break the stone. The narrator of the poem uses many instances of the misfortune like poor financial conditions, slow pace, etc. to say that none of these is a enough reason to stop. He said that we never know how close one might to be the one's goal, in spite of how tired one might be of the journey, the narrator asks the reader to take rest and continue but never quit. सो अगर आप इन लाइन्स के अंदर देखें तो इन लाइन्स के अंदर हमारी होल पोम जो है कवर हो रही है कि उसमें फर्स्ट स्टैन्ज़ा में उन्होंने कुछ जो है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की बात की थी कि अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो जाए, ठीक है? और उसमें जो है फिर नरेटर क्या कहता था कि हमें जो है रुकना नहीं है, हमें स्टॉप नहीं होना, हमें हिम्मत नहीं हारनी। देन फिर वो हमारे जो स्ट्रगलर की बात उन्होंने जो की थी, तो वो तमाम हमने जो है उसका एक पूरा पैराफ्रेज़ कर ली हमारी पोम को और बिल्कुल जो है हमारी जो पूरी कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग जो है हमारी इस पोम के अंदर, वो भी हमारी इन लाइन्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है? एक्सरसाइज़ 4 में हमें क्या करना है, अब हमें जो पोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द पोएट मैसेज इन द फर्स्ट स्टैन्ज़ा? फर्स्ट स्टैन्ज़ा के अंदर पोएट का क्या मैसेज है? In the first stanza of the poem Don't Quit by Edgar Egger's says that a man should never give up what may happen. He should continue his struggle to achieve success. If his steps are higher than his funds, if he wants to smile but he can't, if his way to the destination is hard, he must take a break for some time but shouldn't stop his efforts. ठीक है? तो अगर आप पोम का जो फर्स्ट स्टैन्जा देखेंगे तो उसमें उन्होंने पोम जो हमारे पोएट हैं उन्होंने जो रीज़न दिए गए हैं, जो हमें बताए गए हैं कि अगर ये चीज़ें होती हैं, तो फिर भी जो है इंसान को जो है रुकना नहीं है और अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट वे है उसके डेस्टिनेशन का, तो वो ब्रेक ले सकता है लेकिन उसने कभी भी अपनी एफर्ट्स को स्टॉप नहीं करना है, ठीक है? द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हिच लाइन ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? हमें रीज़न देनी है कि हमारी जो हमने जो पोएम है हमारे पास, उस पोएम की कौन-सी लाइन्स हमें ज़्यादा पसंद है और क्यों? ठीक है? सो हमें अगर आपने कुछ और लाइन्स आपको पसंद हैं, तो आप वो लाइन्स बताएँगे और फिर उनकी जो है आपने रीज़न्स भी देनी है, ठीक है? So answer is my favorite line in this poem is success is failure turned inside out, the silver tint of the cloud of doubt. The first part of this excerpt, success is failure turned inside out, ठीक है? तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है कि इसमें हमने समरी में भी इसको डिटेल वे में कवर किया था बिकॉज़ अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है पहले फ़ेल भी होते हैं इन चीज़ों में। लेकिन वो जो फेलियर होता है उसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही फ्लॉड हो गए या फिर आप बिल्कुल ही फ़ेल हो चुके हैं इस चीज़ में। लेकिन उस फेलियर से क्या होता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है लेसन्स मिलते हैं ताकि जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करें, तो आप उन लेसन्स को याद रखें और उनको मद्देनज़र रखते हुए आप दोबारा से रीट्राई करें और जो फेलियर होता है वो किस वजह से होता है कि आपके जो फ्यू माइनर मिसकैलकुलेशन या मिस स्टेप्स होते हैं, उस वजह से जो है आपके जो है आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हैं, ठीक है? सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट। ये हम देखें तो ये जो है एक पार्ट है पोम का और इसमें जो है राइटर ने या पोइट ने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक मेटाफर कंपैरिजन यूज़ किया है विद हिज अपोजिट, ठीक है?
सक्सेस को किसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है? फेलियर के साथ। द क्रिएट ऑफ यूनिक पोजीशन बिकॉज ऑफ नॉर्मली थिंग्स आर नॉट कंपेयर टू देयर अपोजिट्स, बट दिस इज इन दिस इंस्टेंस इट मेक अ कंपैरिजन इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर मीनिंगफुल। जैसे उन्होंने यूज किया सक्सेस इज फेलियर, ठीक है। सक्सेस एंड फेलियर दोनों जो है अपोजिट हैं एक दूसरे के, और उसमें जो है राइटर ने एक बहुत स्ट्रॉन्गली मेटाफर यहाँ पर यूज़ किया ताकि वो जो है इससे एम्फसाइज करवा सकें लोगों को, जो है एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देने के लिए, ताकि जो है एक न्यू एनर्जेटिक वे के थ्रू जो है स्टार्ट लिया जा सके टू गेन द सक्सेस। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। सेंट्रल आइडिया हमें बताना है। इट्स ऑल अबाउट द प्रिजर्वेंस, tenacity, determination, and willpower to not give up, especially when the things are going wrong and when one is seemingly swimming against the tide. The poem reminds us that there are seeds of success in every failure, and that's why we must not quit. ठीक है। सो जो मेन सेंट्रल आइडिया ये वो क्या है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, भले कुछ भी हो जाए, कितनी चीज़ें मुश्किल हो हमारे लिए, लेकिन हमें जो है कोशिश करती रहनी चाहिए, और in the end success is success. Then find similes, metaphor and alliteration in the poem. Similes find करनी है हमें, metaphor find करना है poem के अंदर, और poem के अंदर से हमें alliteration find करना है। तो similes क्या है कि resemblance जो होगी वो हमारा similes कहलाता है। तो हमारी जो लाइन है पोम के अंदर वो है when things go wrong as they sometime will, ठीक है। तो दिस इज द सिमिली, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, रिजेम्बलेंस आ रही है, और उसमें हमने जो यूज किया है वर्ड एज यूज किया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज मेटाफर। सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट, ठीक है। सो द सक्सेस इज फेलियर, ये हमारा जो है मेटाफर यहाँ पर यूज हुआ है। Then alliteration is life is square with twist and turn, ठीक है। अब हम जो इनको, जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज है, इधर हमने इसको एक्सप्लेन किया है, तो हम यहाँ पर इनको देखेंगे कि इनके जो मीनिंग है वो क्या है, तो फिर आपको जो और क्लियर हो जाएगा कि एलिट्रेशन, मेटाफर, दूसरी फिगर ऑफ स्पीच जो है उनका क्या मतलब है। तो हम वहाँ पर इन द एंड जो है हमारी तमाम फिगर ऑफ स्पीच आ रही हैं, तो हम उनको कवर करेंगे। डिस्कस हाउ द पोम हेल्प द रीडर टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। कि पोम जो है रीडर्स को किस तरीके से एक ऑप्टिमिस्टिक वे की तरफ लेके जाती है, ठीक है। मींस एक होता है पेसिमिस्टिक वे, और एक ऑप्टिमिस्टिक मींस ऑप्टिमिस्टिक में जो है हमारे पास कि किस तरीके से वो आपको एक होप देता है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास एक होप होती है। तो ये पोम जो है एक फुली होप एंड फुली आपको जो है करेज दे रहा है, ताकि आप जो है कभी भी जो है किसी भी सिचुएशन में आप हार नहीं माने, ठीक है। द पोम हैज द रीडर टू बी ऑप्टिमिस्ट इन एवरी सिचुएशन ऑफ द लाइफ। Repeatedly, it bound them to continue their struggle. Come what may happen, they should not give up in their efforts to face the challenges of life positively in the is the main purpose of the poem, ठीक है। सो अगर हम देखें तो पोम के अंदर रिपीटेडली जो है बाउंड किया गया है कि हमें कंटिन्यू जो है स्ट्रगल, हमारा जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। हमने अपने एफर्ट्स पे गिव अप नहीं करना, और हमने जो लाइफ को जो है पॉजिटिवली लेना है, उसके फेस चैलेंजेस को फेस करना है। यही हमारे जो मेन फंक्शन है, पोम का जो मेन पर्पस है वो है, और इसी से जो है एक ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग जो है रीडर्स को ये देता है। What efforts does the poem create on the what effects does the poem create on the reader? The poem create a positive effect on the reader. It is that in every situation of life a man should be optimistic, ठीक है। अगर हम पूरी ओवरऑल पोम देखें तो वहाँ पर कहीं पे भी हमें कोई सैड पॉइंट नहीं मिलेगा, बिकॉज लेकिन अगर हम देखें तो इन द बैकवर्ड वो एक पोम जो है सैडनेस से है, बिकॉज तमाम अगर हम जो हमारी स्ट्रगल है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे अपनी सक्सेस को, तो ये क्या है, एक सैड पॉइंट है। लेकिन राइटर जो हमारा जो पोइट है उसने उसको बिल्कुल एक न्यू वे से हमें दिखाया है कि हमने जो है हमारे, अगर हम नहीं भी हासिल कर पा रहे अपनी सक्सेस, तो इट्स ओके, वी हैव टू रीस्टार्ट अगेन, ठीक है। लेकिन हमें स्टॉप नहीं करना। तो एक बिल्कुल ही एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है हमारी पोम जो है हमें। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम। अब हमें जो है
पोम का मैसेज हमसे पूछा हुआ है कि पोम हमें क्या मैसेज देती है. The message of the poem is that one should be determined, reserved, optimist, and should have willpower. A man should not give up while time goes against him. She would wait, but never quit. And in the end, success is the only way. ठीक है? The next question is, why does the poet term life queer with a twist and turn? Life is square with twist and turn means living a complicated and unpredictable. Our entire life is like a journey on a road with many turnings. We have no idea what will happen next. It may bring good or bad things. In the journey of the life, we face new things, events, discoveries, surprises, successes and failure. ठीक है? So हमें इसमें जो meaning है वो हमसे पूछी गई है. Life queer with twist and turn. ठीक है? कि लाइफ जो है ऐसा हमने जिससे समरी में भी डिस्कस किया था, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर. हमें नहीं पता कि कौन से टर्न पे क्या चीज़ें आ जाएं, तो हमने यहाँ पर इसको डिटेल एक्सप्लेन किया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉट क्विटिंग एज सजेस्टेड इन द पोम. द बेनिफिट ऑफ नॉट क्विटिंग सजेस्टेड इन द पोम इज utmost success. If one doesn't quit, come what may happen, one will definitely reach to its destination. अगर कोई जो है रुकेगा नहीं सक्सेस हासिल करने के लिए, तो क्या होगा, आखिर में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा. एक्सरसाइज नंबर 5, उसमें हमें आप पोएटिक डिवाइसेस को फाइंड करना है और हमें उनकी लिस्ट बनानी है और फिर उनको जो है सेंटेंसेस में यूज़ करना है. सो अब हमारे पास जो पोएटिक डिवाइसेस पोम के अंदर जो यूज़ हुई है उसमें जो फर्स्ट वन है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस को क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग और सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आइडियाज, वर्ड, क्लॉसेस और sentences within a balanced grammatical structure. ठीक है, कि एक एंटीथेसिस में क्या होगा, एक ऐसी फिगर स्पीच होगी जिसमें जो है कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज दिए जाएं. ठीक है, और लेकिन उसमें एक बैलेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है. जैसे अगर हम देखें फंड्स आर लो डेट्स आर हाई, इसमें जो है कॉन्ट्राडिक्टिंग्स हैं लेकिन एक बैलेंस जो है वे में जो है राइटर ने इसको लिखा है. तो दिस इज एंटीथेसिस. इसका अगर हम सेंटेंस देखें, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन. ठीक है, एक दोनों जो है अपोजिट चीज़ आ गई लेकिन वो बैलेंस में है. देन एनाफेरा. एनाफेरा क्या है, द रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्लॉज. रिपीटेशन जो होगी हमारी किसी भी चीज़ में, तो वो हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, एनाफोरा. जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें राइटर ने व्हेन जो है बहुत बार यूज़ किया. व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग साइंस ऑल अपहिल, व्हेन. ठीक है, सो व्हेन इधर हमारा 3 बार यूज़ हुआ, तो इसमें ये हमारा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफेरा, बिकॉज ये रिपीटेशन हो रही है एक ही वर्ड की, एक ही फ्रेज की. बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन, ये हम जो फ्रेजेस हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. पर्सोनिफिकेशन क्या है, इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन टू ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड ऑन फीलिंग्स और इज स्पोकन एज इफ इट वर ह्यूमन. ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स देते हैं, जैसे एक ह्यूमन जो है लिविंग थिंग है और उसकी जो फीलिंग्स हो गए या उसके एक्ट्स हो गए या कुछ भी चीज़ हो गई, उसको अगर हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ किए तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. जैसे सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट. ठीक है, और इसमें अगर हम देखें सेंटेंस क्या है हमारा, लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई. तो लाइटनिंग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है और ये जो है डांस एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है ये. तो एक ह्यूमन जो है डांस जो है ह्यूमन कर सकता है, तो लेकिन हमने ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ की और इसको हमने फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल किया. Similarly, involving the comparison of one thing with one another of a different kind used to make a description more emphatic और vivid. ठीक है, इसमें जो है हम कंपैरिजन करते हैं एक थिंग की दूसरी चीज़ से, लेकिन इसमें हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे एज यूज़ हो गया और लाइक यूज़ हो गया, तो ये हमारे जो है इसमें कंपैरिजन आ जाती है. तो हमारी जो एग्जांपल है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल्स, इसमें अगर हम सेंटेंस को देखें, दिस हाउस इज़ एज क्लीन एज अ व्हिसल, तो हमारा यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एज, कि हमारी एक कंपैरिजन की गई है हाउस की विद द व्हिसल.
Metaphor that describe an object or action in a way that isn't literally true, but helps explain an idea or make a comparison. किसी भी ऑब्जेक्ट को या एक्शन को इस तरीके से डिफाइन करना कि वो ट्रू नहीं हो, लेकिन उसका को हम ऐसा वर्ड उस चीज़ के लिए यूज़ करें या उसके कंपैरिजन के लिए यूज़ करें कि वो हमें एक क्लियर आइडिया दे दे। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट, ये हमने देखा हमारी पोम के अंदर जो मेटाफर यूज़ किया गया था। अगर हम इसको और क्लियर करें तो हमारा सेंटेंस देखें, शी इज़ गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन। ठीक है, उसके इमोशंस के लिए यूज़ किया है वर्ड रोलर कोस्टर, एंड रोलर कोस्टर इज़ एन मेटाफर बिकॉज उसके इमोशंस के लिए उसको कंपेयर किया है विथ रोलर कोस्टर। शी इज़ गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन मीन्स बहुत सरप्राइजिंग वे में उसको जो है इमोशंस जो हैं चेंज हो रहे हैं। ठीक है, the exercise number 6, work in pair and give a critical appreciation to the poem based on the following aspect. Compare your work with your partner. तो अब हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें पोइटिक डिक्शन आ गया, थीम आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, लैंग्वेज आ गया एंड मैसेज आ गया। हमारी पोम से रिलेटेड हमने उसका पोइटिक डिक्शन बताना है, उसकी थीम बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है, लैंग्वेज बतानी है एंड मैसेज को। तो पोइटिक डिक्शन देखें तो हमें पोइटिक डिक्शन मीन्स कि हमारी जो पोम है वो किस वे से लिखी गई है। तो उसमें हमने देखा कि हमारी जो पोम है वो बहुत ज़्यादा उसमें फैमिलियर वर्ड्स यूज़ हुए हैं, सिंपल वोकैबुलरी है, लेकिन जो है फिगरेटिव है। हमने देखा कि फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो अगर हम थीम पे आएँ तो थीम जो है इसकी वो क्या है, हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है कि कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में हमें खड़े रहना है और जो है हिम्मत नहीं हारनी है, तभी जो है हम आउटकम जो है हमें मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें ये जो डोंट क्विट का जो स्ट्रक्चर है वो 4 स्टैंज़ा पोम है और जो है डिवाइडेड इनटू अनइवन सेट्स ऑफ लाइन। ठीक है, इसमें अनइवन सेट्स हैं लाइन के। द फर्स्ट 2 स्टैंज़ा कंटेन 5 लाइन। फर्स्ट 2 स्टैंज़ा जो है हमारे उसमें 5 लाइन है नोन एज क्विंटेंस। द सेकंड स्टैंज़ा कंटेन 3 लाइन्स नोन एज टर्सेट एंड द फोर्थ स्टैंज़ा कंटेन 4 लाइन्स, दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन्स की जो डिवीजन है उसके हिसाब से जो है इनको नेम दिए गए हैं। द स्टैंज़ा आल्सो यूज कंसिस्टेंट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट राइम्स। हमें राइम्स दी गई हैं इसमें। द फर्स्ट स्टैंज़ा राइम ए बी बी सी एंड द सेकंड स्टैंज़ा राइम ए बी सी डी एंड द थर्ड स्टैंज़ा राइम ए बी बी। बिकॉज अगर हम देखें अनइवन लाइन जो है हमें दी गई है तो इस हिसाब से जो हमारे हर स्टैंज़ा की जो राइमिंग स्कीम है वो भी चेंज है। ठीक है, although the poem doesn't follow a single rhyme scheme, the use of rhyme throughout helps create a steady pattern that make the poem more song-like as a whole. अगर हम देखें तो एक जो डिफरेंट हमारे राइमिंग स्कीम यूज़ हुई हैं, लेकिन वो राइमिंग स्कीम जो है हमारी ये नहीं कह रही कि वो एक अनइवन साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, बल्कि वो हमें एक सॉन्ग लाइक जो है पोम ये हमें दिखाई देती है। इसमें लैंग्वेज अगर हम देखें तो फिगरेटिव लैंग्वेज है पोम डोंट क्विट में। मल्टीपल फिगर्स यूज़ किए गए हैं। द डिफ़िकल्ट वर्ड जो है हमें इसमें नहीं दिखते और जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनकी हिडन मीनिंग्स दी गई है और लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। मैसेज हमारा of this poem is quite simple. Don't quit. Life is like a roller coaster with its twists and turns, and you never predict what will happen next. This poem describes how life can beat you down, but in order to succeed, you need to pick up yourself and try again. एक्सरसाइज नंबर 7 में हमें स्टैंजास दिए गए हैं और उनमें हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको पहले समरी में कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या फिर हमने जो इधर भी जो है थोड़ी जो है उनको एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें, these lines set up a series of instances in which reader are going to have preserved through the hardest moment in their lives. There are times when the funds are limited and one finds themselves in debt. There may be persist. Stop for a while and take a rest, but do not give up. When a person give up, life become meaningless. Okay, so first stanza talk about this. The second is life is square with another blow. ठीक है, हमें ये पूरा स्टैंजा दिया हुआ है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। In the lines quoted, gestures particularly making the point that life can be very strange and unexpected.
This is something that we all learn at one point or another when something happens that we are not anticipating. However, guest goes on to the point out that many failures come about because we give up when we think we know we are beaten. However, we had simply followed the unexpected twist and continued going in the direction we are heading. We might have won. ठीक है, सेकेंड स्टेंजा में हमें लाइफ के अबाउट बताया गया था और उसमें हम देखा था कि अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो हम वॉन कर सकते हैं या अपने सक्सेस हासिल कर सकते हैं. द थर्ड स्टेंजा इज ऑफन द गोल टू द गोल्डन क्राउन. हमें पूरा स्टेंजा दिया गया है. इसमें क्या है, द पोएट एडगर गेस्ट सेज दैट अ मैन्स गोल इज क्लोजर बट ही डजंट नो ड्यू टू हिज चेंजिंग माइंड. अ फेलियर पर्सन ऑफन लीव हिज स्ट्रगल व्हेन द विक्ट्री इज क्लोज टू हिम because he is not determined. So one should never give up in his life till the last breath. The last stanza is success is failure that you must not quit. The poet Edgar Guest talks about success. Success is inside the failure. If one fails, one should not worry about it because success comes after failure. One should continue his effort. Ultimately, he will achieve success. ठीक है. अब जो एक्सरसाइज नंबर 8 है उसमें आपने क्या करना है, कंपोज योर ओन पोम ऑन द थीम डोंट गिव अप. आपने जो एक अपनी पोम बनानी है और उसकी जो थीम होनी चाहिए वो डोंट गिव अप. ठीक है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा. इस ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटी होगी कि अगर आप इस पोम को पढ़ के आप खुद जो है कंपोज करने की कोशिश कीजिएगा और उसमें आपने पोएट्री के एलिमेंट्स यूज़ करने हैं जो कि आपने देखा जो इस पोएट्री के अंदर यूज़ हुए थे एलिमेंट. और ईच मेंबर जो है ग्रुप का वो एक स्टेंजा को कंपोज करेगा और आफ्टर आपका जो ग्रुप जो है जब कंपोज कर लेगा पोम को तो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे विद डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, सो इसमें अगर हम देखें तो एक पोम डोंट गिव अप. इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप यू कैन कीप ऑन गोइंग. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. ठीक है, सो ये एक हमारी पोम हो गई. लेकिन आप जो है इसको ट्राई कीजिएगा कि आप खुद से जो है इस पोम को जो है कंपोज करने की कोशिश करें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द पोम डोंट गिव अप. और अब जो है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बिकॉज़ अब हम जो है एक न्यू वीडियो के साथ फिर से आएँगे. अल्लाह हाफ़िज़.